Hello students, this is Kundan Gupta and today we will start the first chapter of class 12 that is relations and functions. लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम 12th क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है पूरे साल और कितने चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको पहले जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए मैंने कोर्स स्ट्रक्चर देखिए बोर्ड पे यहाँ लिख दिया हुआ है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि टोटल मैंने इसको 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 6 यूनिट्स हैं? तो फर्स्ट यूनिट का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड यूनिट का नेम है अलजेब्रा, थर्ड यूनिट का नेम है कैलकुलस, फोर्थ यूनिट का नेम है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिफ्थ यूनिट का नेम है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सिक्स्थ यूनिट का नेम है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल हमने देखा कि 6 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। साथ ही मैंने ये भी बता दिया है कि कौन से चैप्टर किस यूनिट से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि आपके 12th क्लास में टोटल 2 एनसीईआरटी के बुक्स हैं, यानी कि एनसीईआरटी बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। तो अब आपके डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके एनसीईआरटी के बुक के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन और चैप्टर 2 जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों ही टोटल 8 मार्क्स के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अदर बोर्ड जिसमें 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं उसमें 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 मैट्रिक्स, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, ये आता है अलजेब्रा यूनिट में। और अलजेब्रा यूनिट में सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरे बोर्ड में अदर बोर्ड में 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जैसे बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड। नेक्स्ट आपका जो है कैलकुलस है। कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं? तो चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टोटल आएंगे आपके कैलकुलस में और सीबीएसई बोर्ड में जो है 35 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे और अदर बोर्ड में 44 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कैलकुलस अच्छा खासा मार्क्स कंज्यूम करता है, या अकेला देख रहे हैं कि 35 और 44 मार्क्स कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इसमें आएगा चैप्टर नंबर 10 यानी कि वेक्टर्स, चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि सीबीएसई बोर्ड में 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं और अदर बोर्ड में 17 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग और यूनिट का नेम भी मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग ही बताया था, जो कि सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं और अदर बोर्ड में 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और लास्ट चैप्टर है, या फिर यूँ कहें कि यूनिट भी वो आपका लास्ट ही है, लास्ट चैप्टर लास्ट यूनिट आपका है प्रोबेबिलिटी, जो कि चैप्टर नंबर 13 है और वो आपका सीबीएसई बोर्ड में 8 मार्क्स का पूछा जाता है और अदर बोर्ड में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से सीबीएसई बोर्ड के लिए 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है और अदर बोर्ड के लिए 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। तो कोर्स स्ट्रक्चर समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले, रिलेशन फंक्शन में हम पहले रिलेशन पढ़ेंगे कि रिलेशन होता क्या है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले 11th क्लास में आपको कुछ सिम्बॉल्स के बारे में बताया गया होगा। मैंने कुछ सिम्बॉल्स यहाँ लिखे हैं और बाकी सिम्बॉल्स जैसे जैसे चैप्टर में यूज होता रहेगा मैं उसके बारे में बताता रहूँगा। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि इन सिम्बॉल्स का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, अगर ये कौन सा ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है यानी कि मिडिल ब्रैकेट है, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट्स होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं सेट्स। सेट्स में क्या होता है, ये इसकी बाउंड्री है यानी कि दोनों तरफ से क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट से बाउंडेड होगा वो, ठीक है ना। इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे या नहीं भी हो सकते हैं, नहीं होंगे तो उनको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, जो आप जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस सिंबल की। इसका फुल नेम होता है एप्सिलॉन और जिसका मतलब होता है बिलोंग्स टू या रिलेटेड टू या एलिमेंट ऑफ, ये सब बातें आप जानते हैं। फिर अगर बिलोंग्स टू को हम कट कर दें तो सीधा सा मतलब कट किया हुआ है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये आप जानते हैं कि ये सबसेट ऑफ का साइन होता है, ये सबसेट का साइन होता है और ये नॉट अ सबसेट का साइन होता है। ये आपका जो सिंबल है वो प्रॉपर सबसेट का होता है या फिर प्रॉपर सबसेट का नाम ये आपका 11th क्लास में नहीं जानते होंगे, इसका एक और नाम होता है स्ट्रिक्ट सबसेट, ठीक है ना। तो आप इसको जान लीजिए कि प्रॉपर सबसेट का एक और नाम होता है स्ट्रिक्ट सबसेट। स्ट्रिक्ट इसलिए क्योंकि वो जो है खुद को अलाउ नहीं करता है,
अब सबसेट जब हम एक बार फिर से जब वहाँ पे डिस्कशन होगा तो उसके बारे में तो हम बताएंगे ही। नेक्स्ट ये सबसेट प्रॉपर सबसेट को काट दिया गया है तो नॉट अ प्रॉपर सबसेट। ये आप जानते हैं इस सिंबल को क्या बोला जाता है, फाई, इसको क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। और इसको एम्प्टी सेट से आपको जो है ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। एम्प्टी सेट के लिए आप ये सिंबल भी यूज करते हैं, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं, तो ये भी हो गया आपका एम्प्टी सेट या फिर फाई का यूज किया जाता है। ये आपका पी ए ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए का मतलब जानते हैं कि आप सारे सबसेट का एक सेट बना देते हैं, वो पावर सेट होता है। स्मॉल ब्रैकेट, इस स्मॉल ब्रैकेट का नाम होता है पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस जो है इसके अंदर अगर जो है कॉमा में ऐसे दो पार्ट में कोई एलिमेंट सेपरेटेड हो तो उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये भी आपने जो है 11th क्लास में पढ़ा है। ये आपको एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बोलेंगे। फिर ये ए यूनियन का साइन है, ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है, सिंबल है। ये आपका जो म्यू या फिर यू, म्यू इसको क्या बोलते हैं, म्यू या यू, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और ये जो आपका डबल डॉट है, या तो डबल डॉट कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब होता है सच दैट। सेट को लिखने में आप इसका यूज करते हैं, रिलेशन को लिखने में भी इसका यूज किए थे आप लोग। और ये उल्टा ए है, इसका मतलब है फॉर ऑल होल सेट, ठीक है ना। जैसे अगर ऐसे लिखा हो ए आर बी, इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन इसका यूज जैसे जैसे चैप्टर में होता रहेगा हम उसका यूज करते रहेंगे। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन वर्ड से आपको कोई नया वर्ड आपके लिए नहीं है, आपने 11th के मैथमेटिक्स में तो पढ़ा ही है, लेकिन उसके साथ नॉर्मली हम जानते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। तो रिलेशन में हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम क्या करेंगे, संबंध को देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या क्या संबंध होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं एक गर्ल और एक बॉय के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे रिलेशन निकल सकते हैं, भाई बहन का रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ गर्ल की जगह वुमन लिख देते हैं और यहाँ बॉय होता तो वुमन बॉय में जो है एक माँ बेटे का रिश्ता हो सकता है। और भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं जो आप जानते हैं, और सारे रिलेशन को हम यहाँ बता नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि गर्ल और बॉय का रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, तो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। आपके 12th क्लास में जो फर्स्ट पेज नंबर है, रिलेशन का जो फर्स्ट पेज नंबर है, आप उसके एग्जाम्पल को पढ़िए। फर्स्ट पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे जो है लिख रहा है कि आपको आपके स्कूल के क्लास 11 और क्लास 12, क्लास 11 के स्टूडेंट और क्लास 12 के स्टूडेंट का जो है एक सेट दे दिया गया। एक सेट में क्लास 11 के स्टूडेंट है और एक सेट में क्लास 12 के स्टूडेंट है। तो अब आपको ये बताना है कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। एक रिलेशन ऐसा हो सकता है कि जो 11th क्लास में है उसका बड़ा भाई 12th क्लास में पढ़ता होगा। एक रिलेशन ये हो सकता है कि जो 11th क्लास में है कोई स्टूडेंट है, उसकी बड़ी बहन 12th क्लास में पढ़ती होगी, या 12th क्लास के स्टूडेंट है उनके छोटे भाई भी 11th क्लास में पढ़ते होंगे, या छोटी बहन 11th क्लास में पढ़ती होगी। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन उसमें से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। केवल यही रिलेशन नहीं, और भी बहुत सारे रिलेशन उसमें बन सकते हैं। तो सारे रिलेशन का डिस्कशन तो हम करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग को ये जानना है कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो रिलेशन का सीधा सा मतलब आप ये समझिए कि रिलेशन का मतलब होता है रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स, यानी दो सेट्स के बीच में रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन। यानी कि रिकॉग्नाइजेबल का मतलब क्या होता है, पहचानने योग्य, यानी कि आप पहचान सके कि दो सेट दिया हुआ है तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, उसी का अगर हम एक सेट बना दें उसको हम बोलेंगे रिलेशन। तो मैथमेटिक्स में क्या करना है, मैथमेटिक्स में हमें रिलेशन को जानने से पहले ये जानना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है क्या, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। फर्स्ट जान लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? बहुत आसान है, आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना, तो उसमें आप जानते हैं कि ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो अब मैं एक यहाँ पे पॉइंट को लोकेट करता हूँ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका ए। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है इस टाइप से पढ़ा होगा। तो अगर मैं पूछूं कि ए का जो है पोजीशन क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिखे जा सकते हैं,
तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले देखिए कि x की वैल्यू क्या है, इसकी x कोऑर्डिनेट कितना है, तो पहले आप x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी दो एलिमेंट्स को जो है लिखते हैं और कॉमा से उसे सेपरेट करते हैं। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर के डिफिनेशन की बात करें तो आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, उसका डिफिनेशन आ रहा होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है, इस स्मॉल ब्रैकेट को बोलते हैं पैरेंथेसिस। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, एक ऐसा पेयर एलिमेंट्स का होता है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप जानते हैं कि फर्स्ट में x की वैल्यू लिखेंगे, सेकंड में y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा रहता है और कॉमा से सेपरेट किया जाता है और इनक्लोजिंग होता है यानी कि बंद रहता है पैरेंथेसिस से यानी कि स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया ऑर्डर्ड पेयर। हालांकि मैंने अभी कुछ देर पहले सिंबल सारे लिखवाए थे, उसमें भी मैंने ऑर्डर्ड पेयर को जो है सिंबल लिखा था। ऑर्डर्ड पेयर का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज होते हैं, इनक्लोज होते हैं और अंदर दो एलिमेंट एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। ए भी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स वाई। तो ये भी आपका क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि कार्टेशियन नाम क्यों पड़ा। तो कार्टेशियन जो थे ना, उनको रिलेशन का डिस्कवरर माना जाता है, वो रिलेशन को डिस्कवर किए थे, इसीलिए उनके नाम से एक प्रोडक्ट बना दिया गया, या फिर यूँ कहें कि उन्होंने खुद ही बना दिया होगा। तो क्या हम करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है क्या। मान लीजिए कि आपके पास टू सेट्स हैं, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3 और एक 1, 2 and 3, और एक सेट है आपका बी जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं, तो अभी मैंने सिंबल में बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी। तो इस ए क्रॉस बी में हम कैसे जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा क्लियर होगा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए में एलिमेंट्स है 1, 2, 3 और इसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करना होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं बी के सारे एलिमेंट से। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे पहले ए का, फिर 1 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे बी का, फिर 1 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे सी का। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए का, 2 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे बी का और 2 से ऑर्डर पेयर बनाएंगे सी का। और फिर नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसका जो थर्ड एलिमेंट है उससे जो है हम एक का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर बी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे और फिर सी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ऑर्डर पेयर बनाना है। यहाँ देखिए फर्स्ट यहाँ पे एक एलिमेंट पहले है, ए क्रॉस बी जब आप लिखेंगे ना तो ए का एलिमेंट पहले लिखेगा, बी का एलिमेंट बाद में लिखेगा। तो फर्स्ट आपका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 1A। आप यहाँ भी देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या हो गया आपका 1A, फिर कॉमा दे देंगे यहाँ पे। सेकेंड ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 1B, इसी तरीके से 1C, फिर 2A, 2B, 2C। यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आपके पास अगर स्पेस हो तो आप लास्ट तक ले जा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 3A, 3B, 3C और इसको हम इनक्लोज कर देंगे कर्ली ब्रैकेट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम करते क्या हैं। फर्स्ट वाले सेट के हर एक एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाते हैं सेकेंड वाले हर एक एलिमेंट्स के साथ, सेकेंड वाले। तो अब ये तो आपने समझ लिया। अब इसके डिफिनेशन की बात आती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन हम लिखेंगे क्या। तो आप देखिए आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A B such that A is belongs to B and B is belongs to small b belongs to B is
called the Cartesian product of and or cross product of set A and B। यानी कि आप उसको फिर से पढ़िए कि the set of all ordered pair, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट जो कि ए बी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, और जैसा सेट होगा वैसे एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट जो हम ए लिए हुए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करेगा, और इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, तो चलिए तो अब जानते हैं कि रिलेशन होता क्या है। अब आते हैं मैथमेटिकल डिफिनेशन पे। तो रिलेशन होना सेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास टू सेट्स है ए एंड बी, तो आपको क्या करना है, उसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है। तो उसके रिलेशन का क्या मतलब होता है कि ए और बी अगर टू नॉन एम्प्टी सेट है, ये बात वो यहाँ पॉइंट करने वाला नोट करने वाला चीज़ है। रिलेशन तभी फाइंड आउट होगा जब सेट नॉन एम्प्टी होंगे, यानी कि सेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ नॉन एम्प्टी सेट दे दिए तो उनका तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं। रिलेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कि सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। जैसे हम यहाँ पे एक तरफ है आपका काउ और एक तरफ आपका है लायन। हमने एक तरफ कर दिया आपका ग्राफ और एक तरफ कर दिया वाटर। मान लीजिए कि यही टू सेट्स हैं ए एंड बी। तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसका हम फाइंड आउट करें तो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहले काउ का पेयर बनेगा ग्राफ के साथ, काउ का पेयर बनेगा ग्राफ के साथ, फिर काउ का पेयर बनेगा वाटर के साथ, फिर काउ का पेयर बनेगा वाटर के साथ, फिर लाइन का पेयर बनेगा ग्राफ के साथ, लाइन का पेयर बनेगा ग्राफ के साथ, और फिर लाइन का पेयर बनेगा वाटर के साथ, लाइन का पेयर बनेगा वाटर के साथ। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो हमें समझ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट को बनाना होगा तो हर एक एलिमेंट्स का हमको ऑर्डर पे बनाना होगा। लेकिन अब रिलेशन की बात करते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको नहीं मानिए, ये जनरल क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि क्या काउ का रिलेशन वाटर के साथ और ग्रास के साथ है? तो बिल्कुल काउ जो है ग्रास भी खाता है और काउ का रिलेशन वाटर के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन लायन की बात कीजिए, क्या लायन का ग्रास के साथ कोई रिलेशन होगा? कोई रिलेशन नहीं होगा। लायन का ग्रास के साथ कोई रिलेशन होगा ही नहीं। लेकिन लायन का वाटर के साथ तो रिलेशन होगा, लाइन का वाटर के साथ तो रिलेशन होगा। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा? तो काउ का रिलेशन है वाटर के साथ, पहले ग्रास कर लेते हैं। काउ का रिलेशन है ग्रास के साथ, फिर काउ का रिलेशन है वाटर के साथ, और लायन का रिलेशन है वाटर के साथ। तो यानी कि रिलेशन जब हमने फाइंड आउट किया तो आपको दिख रहा होगा कि रिलेशन में जो है लाइन और वाटर वाला, लाइन और ग्राफ वाला जो पेयर है वो नहीं बना। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन क्या होता है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। देखिए तो ये जो सेट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है, इसका एक सबसेट है। अगर किसी बच्चे को सबसेट में प्रॉब्लम है तो 11th क्लास का जो मेरा वीडियो है जो मैंने सेट्स पे बनाया है, आप उसको जाकर देख लीजिएगा, सबसेट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मतलब यहाँ पे हमने जब ए क्रॉस बी निकाला, रिलेशन को देख रहे हैं कि इसका एक सबसेट है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या होगा? एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। और हमने सबसेट का ये सिंबल आपको शुरू में बता दिया था, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सबसेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि रिलेशन क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। क्लियर है? आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई दो सेट दिया है तो इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कैसे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि टू सेट्स हैं ए एंड बी, तो एक साइड में मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दिया है ताकि आपको ये बता सकूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सबसेट होगा कैसे। तो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसीलिए साइड में फाइंड आउट कर दिया, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत थी नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास ए और बी टू सेट्स हैं और एक रिलेशन दिया हुआ है। तो रिलेशन में हमको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ए और बी कुछ इस तरीके से, जिसमें फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो ए से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट जो है बी वाले सेट से बिलोंग करेगा।
और रिलेशन में आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी का जो सम होना चाहिए वो 6 आना चाहिए। a और b का सम 6 आना चाहिए। तो अगर हमको यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट करना होगा तो रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर बनेंगे? आपको क्या लग रहा है किसका किसका सम 6 हो सकता है? 1 और 3 का होगा? नहीं होगा। 1 और 4 का होगा? नहीं होगा। 1 और 7 का होगा? नहीं होगा। 2 3 का होगा? नहीं होगा। 3 3 का सम जो है 6 हो सकता है। तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर एक मिला हमको वो मिला 3 3। और देखते हैं और कोई ऑर्डर पेयर हो सकता है कि नहीं। तो 2 4 हो सकता है, 2 4 हो सकता है। और कोई ऑर्डर पेयर हमको नहीं दिख रहा है, इसका सम 6 होगा। तो रिलेशन यहाँ पे जो बना वो बना 3 3 और 2 2। तो रिलेशन ऐसा आपका जो है कुछ ना कुछ दिया गया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे ये 2 सेट्स दिए हुए थे और मैंने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका इस ग्राफ और सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे आपका 1 2 3 ये हो गया आपका सेट ए, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। इसमें है 3 4 7। अब यहाँ पे जो है हमने रिलेशन देखा तो रिलेशन किसका किसका बना? एक बना रिलेशन 3 3 का और किसका बना? तो 2 4 का बना। इसी दोनों का रिलेशन बना। बाकी लोग का रिलेशन, बाकी एलिमेंट के रिलेशन नहीं बन पाया क्योंकि रिलेशन के साथ जो है यहाँ पे कंडीशन था कि a प्लस बी की वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो यही हम समझेंगे कि डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या होता है। डोमेन रेंज और कोडोमेन क्या होता है यही से हम समझेंगे। तो जो हमारे सेट बने हैं, सेट जो यहाँ पे हमारा बना हुआ है, सेट जो यहाँ बना हुआ है, तो फर्स्ट वाले जो सेट में देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें इंक्लूडेड है। तो 2 और 3। तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स जो रिलेशन में अवेलेबल हैं, रिलेशन में जो पार्ट लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। यानी कि डोमेन यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और 3 जो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या होता है? तो जो सेकेंड सेट है आपका, सेकेंड सेट में जो जो रिलेशन बना रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं रेंज। ये हो जाएगा आपका रेंज। और कोडोमेन क्या होता है? तो सेकेंड सेट, पूरे सेकेंड सेट को, सेकेंड सेट के टोटल एलिमेंट्स को बोलते हैं कोडोमेन। यानी कि पूरा जो सेकेंड सेट होगा वो हो जाएगा कोडोमेन। तो रेंज, डोमेन और कोडोमेन आप समझ रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया तो यहाँ पे इसमें देख के बताना होगा कि डोमेन कौन है, रेंज कौन है, कोडोमेन क्या है। तो आप पहले डोमेन की बात कीजिए। तो 3 और 2 ये आपके डोमेन होंगे क्योंकि ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करते हैं। और फिर 3 और 4 ये हो गया आपके रेंज, ये आपके जो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। और जो सेकंड सेट आपका बी वाला जो सेट आपको दिख रहा है वो हो जाएगा आपका कोडोमेन। यानी कि हम कोडोमेन इज इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। पूरा बी सेट जो है वो कोडोमेन होगा। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट करना होगा। तो हमको नहीं लगता है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा। कुछ नहीं करना है, अगर 2 सेट्स में दिए हुए हैं तो उसके रिलेशन को फाइंड आउट कीजिए और रिलेशन को फाइंड आउट करने के बाद ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सब होंगे डोमेन, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो होगा रेंज, और जो 2 सेट्स दिए होंगे उसमें सेकंड पूरा का पूरा सेकंड सेट कोडोमेन होगा। तो इस तरीके से हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रहेगा। आप आर्यस अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी को सॉल्व करने के लिए भी मुझे रिलेशन के कुछ टाइप्स बताने होंगे, लेकिन आप अगर 11th क्लास का बुक आपके पास है तो एक बार आप इसको जो है रिकॉल करने के लिए आप इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में लोग रिलेशन के टाइप, रिफ्लेक्टिव रिलेशन, ट्रांजिटिव, ये सारे रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो या कहीं समझ में नहीं आया हो, डिस्प्ले पे मेरा नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।